हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन यानी कि आरबीएससी बुक है क्लास 9th राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ये जो बुक है, जितने भी राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 10th 12th तक की जितनी भी बुक है आरबीएससी पर राजस्थान जीके की, आप आराम से उसे पढ़िएगा। क्योंकि उसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, उससे हट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। लगभग लगभग तो इसी बुक में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, करंट के लिए आपको अलग से बुक कुछ अवेलेबल हो तो वो करना रहती हैं, लेकिन राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक हैं आरबीएससी बुक। और क्लास 9th की जो बुक है, इसके 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है, और इसके पहले जितने भी मैंने वीडियो डाली हैं क्लास 6 7 8 की भी अपलोड है, क्लास 9 की भी 2 चैप्टर अपलोड है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरे कहने से आप मत मानिएगा, आप एक बार विजिट कीजिए चैनल पे, वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से क्वेश्चन बनाए गए हैं। और आपको बुक पढ़ने की भी आवश्यकता उसमें नहीं रहेगी। अगर आप चाहें तो बुक पढ़िए, आराम से चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर के बाद आप वीडियो एक बार देखेंगे, तब मुझे उम्मीद है कि आपको फिर कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं रहेगा और आराम से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपको रिवाइज यानी कि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, एक एक लाइन में से अगर जितने भी बने हैं उतने सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई हैं। तो दोस्तों, सभी को हेल्प हो सके इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 3, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। पहला प्रश्न है, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया किस राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था? तो मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। पूछा जा सकता है कि मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? तो बिजोलिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया में कृषकों में अधिकांश किस जाति के लोग थे? तो बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग थे। अगला प्रश्न है, 1894 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई? यानी कि बिजोलिया ठिकाने में किस किस के संबंधों में कटुता आई थी? तो जागीरदार व किसानों के संबंधों में आई थी। किसकी मृत्यु के बाद आई थी? तो राव गोविंददास की मृत्यु के बाद आई थी। और कब आई थी? तो 1894 ईस्वी में आई थी। आपको ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राव गोविंददास की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? बिजोलिया ठिकाने के संबंधों में कटुता आई थी। तो किन में कटुता आई थी? जागीरदारों किसानों के संबंधों में कटुता आई थी। तो उसका क्या परिणाम रहा? तो उस कटुता का ये परिणाम रहा, यानी कि उस कटुता ने एक आंदोलन का रूप लिया जिसे बिजोलिया किसान आंदोलन नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया जा सकता है? 3 भागों में किया जा सकता है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक रहा? तो प्रथम यानी कि 3 चरण थे, तो प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक रहा। सन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मुख्य रूप से साधु सीताराम दास द्वारा व स्थानीय लोगों द्वारा। ठीक है, इसमें स्थानीय लोगों का योगदान भी रहा है। अगला है, बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कब से कब तक रहा? तो 1915 से 23 ईस्वी तक रहा है। बिजोलिया आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक, राष्ट्रीय स्तर के योग्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण कब से कब तक रहा? तो यह रहा 1930 से 41 तक रहा है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? प्रश्न पूछा जाए कितने चरणों में? 3 चरणों में। कब से कब तक? तो तीनों चरणों में आपको सन याद रखना है, लेकिन कब से कब तक चला तो ये याद होना चाहिए, 1997 से 41 ईस्वी तक। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसमें किया गया था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण पराभव काल था? तो तीसरा चरण पराभव काल था, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पराभव काल के रूप में जाना जाता है तीसरा चरण। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का अंत कब हुआ? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का अंत 1941 में हुआ, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत 41 में माना गया है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। अब प्रथम चरण के अंतर्गत क्या क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घटी, उस बारे में इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाले प्रश्न अब हम देखने वाले हैं। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। कौन हुए थे? बिजोलिया ठिकाने के किसान हुए थे। और कब हुए थे? तो 1897 ईस्वी में एकत्रित हुए थे। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के किसान किस अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे? तो मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसानों ने अत्याचारों से परेशान होकर, यानी कि किसान क्या हो गए थे? अत्याचारों से परेशान हुए थे, तो उन्होंने गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। तो गिरधरपुरा गांव में एकत्र होकर उनके प्रतिनिधि को, यानी कि जो किसान थे उनके प्रतिनिधि को न्याय की पुकार हेतु उदयपुर जाकर किससे भेंट करने हेतु कहा था? तो महाराणा फतेह सिंह या फतेह सिंह भी कह सकते हैं, इनसे भेंट करने हेतु कहा। कहाँ जाने के लिए कहा था किसानों ने? उदयपुर जाने के लिए कहा था। यानी कि जो बिजोलिया ठिकाने के किसान थे उन्होंने गिरधरपुरा गए, गिरधरपुरा जाकर जो इनके किसानों के प्रतिनिधि थे उनको कहा कि आप उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कीजिए और हमारे लिए न्याय की मांग कीजिए। ठीक है, लेकिन इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला, ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया अंचल में चौरी कर कब और किसने लगाया था? तो बिजोलिया अंचल में चौरी कर 1903 में राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, और ये भी पूछा जा सकता है कि राव कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर कहाँ लगाया? तो बिजोलिया में लगाया था। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बिजोलिया में राव कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तो चौरी कर लगाया था। कैसे भी पूछा जाए, आपको बस ये तीनों चारों चीज़ें याद अच्छे से होना चाहिए। एक प्रश्न के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिजोली अंचल में रामकृष्ण सिंह के द्वारा लगाए गए चौरी कर के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर कितने रुपये ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे? तो 13 रुपये जमा करवाने पड़ते थे। कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना लिखा है। अब ऑप्शन में आप देखना है कि 5 रुपये या 13 रुपये, उस हिसाब से आपको लगाना है। लेकिन चौरी कर जो लगाया गया था रामकृष्ण सिंह के द्वारा, वह उसके अंतर्गत क्या था? उसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के जब विवाह करना होता था तब पैसे जमा करवाने पड़ते थे। कहाँ? ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे। ठीक है, ये याद रखना है कि चौरी कर के अंतर्गत हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर ठिकाने में पैसे जमा करवाने पड़ते थे। 13 आ जाए तो 13 करना है, लेकिन कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये भी लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया अंचल में रामकृष्ण सिंह के द्वारा लगाए गए चौरी कर का किसानों ने किस प्रकार से मुख विरोध किया? अब जब चौरी कर लगाया था, किसने लगाया था? रामकृष्ण सिंह ने लगाया था। कहाँ लगाया था? बिजोलिया अंचल में लगाया था। तो इसमें हर व्यक्ति को पैसे देना पड़ते थे ठिकाने में, तो यह इसका विरोध किया गया कि किसानों ने इसका विरोध किया। तो इन्होंने कैसा विरोध किया? मुख विरोध किया था। एक तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने मुख विरोध किया था। ठीक है, तो मुख विरोध किस प्रकार से किया था? तो 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह, यानी कि इन्होंने लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया, बस अपनी कन्याओं का विवाह करना बंद कर दिया 2 वर्षों तक। तो इस प्रकार से इन्होंने मुख विरोध किया था। राव कृष्ण सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का देहांत हुआ था। ये निसंतान थे, इसलिए मैंने इसमें इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आपको याद रहे कि राव कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हुई थी, यानी कि इनके कोई संतान नहीं थी। अगला, राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद बिजोलिया का स्वामी कौन बना? अब इनके बच्चे तो थे नहीं, संतान कोई नहीं थी, तो बिजोलिया का स्वामी कौन बना? तो पृथ्वी सिंह बना था। राव कृष्ण सिंह का निकट का यह समधी था पृथ्वी सिंह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने मेवाड़ राज्य के द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाला? अब ये डाला था पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह ये जो राव कृष्ण सिंह थे, इनकी मृत्यु के बाद बिजोलिया का स्वामी पृथ्वी सिंह बना। फिर इस पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई के लिए तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार भी जनता पर डालना शुरू कर दिया। और मेवाड़ राज्य के द्वारा, ठीक है, मेवाड़ राज्य के द्वारा नए जागीरदार से आप
आपको समझ में नहीं आए तो 2 से 3 बार एक प्रश्न पढ़िए, लगे तो चैप्टर के अंदर आप थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे और इधर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, याद भी अच्छे से हो जाएगी। अगला है, किस किसान नेता को बिजोलिया ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया था? अब बिजोलिया ठिकाने में एक किसान नेता था जिसे कहाँ से मुक्त किया गया था? सेवा मुक्त किया गया था, पुस्तकालय से किया गया था, साधु सीताराम दास को। ठीक है, अगला प्रश्न, साधु सीताराम दास को बिजोलिया ठिकाने के शासकों ने किस कारण पुस्तकालय से सेवा मुक्त किया था? अब इनको जो मुक्त किया गया था, सेवा मुक्त तो क्यों किया गया था, ये भी अपने को याद होना चाहिए। तो तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर न डाले, इसका विरोध इन्होंने किया था। इस कारण से साधु सीताराम दास को पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राव पृथ्वी सिंह का देहांत कब हुआ? अब वो पृथ्वी सिंह का देहांत 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, राव पृथ्वी सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो राव पृथ्वी सिंह के पुत्र का नाम केसरी सिंह था। नेक्स्ट है, राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र केसरी सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण जागीरी प्रशासन किसके नियंत्रण में चला गया? तो राव पृथ्वी सिंह के पुत्र केसरी सिंह था। स्वाभाविक सी बात है कि मृत्यु होगी तो उनके पुत्र ही मतलब उनकी गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन राव पृथ्वी सिंह की जब मृत्यु हुई तब केसरी सिंह अल्पवयस्क थे, तो इसलिए वह जो जागीरी प्रशासन था वह किसके नियंत्रण में गया था? तो यह कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण, यानी कि प्रथम चरण के अंतर्गत हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, अब हम द्वितीय चरण के अंतर्गत देखेंगे। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? IMP क्वेश्चन है, भूप सिंह था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक कब और कौन से चरण में जुड़े? तो यह जुड़े थे सन 1916 में जुड़े थे, दूसरे चरण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बिजोलिया में विजय सिंह पथिक के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने किसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया गया? यानी कि विजय सिंह पथिक ने किसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय और एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया था? विद्या प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में पुस्तकालय, पाठशाला और एक अखाड़ा। ठीक है, ये एक एक ही थे ना, एक पुस्तकालय, एक अखाड़ा, एक पाठशाला चालू किया था। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा नोट है, और यह सभी राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने। अब ये पुस्तकालय, पाठशाला और ये अखाड़ा था, यह राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कहाँ पर एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे? तो यह बिजोलिया ठिकाने में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा ने किससे प्रभावित होकर बिजोलिया ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया? विजय सिंह से प्रभावित हुए और उन्होंने वहां की नौकरी से अवकाश ले लिया। माणिक्यलाल वर्मा ने किससे आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली थी? तो विजय सिंह पथिक से इन्होंने देश सेवा की दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, किसानों को संगठित करने में विजय सिंह पथिक को मुख्य रूप से किनका सहयोग प्राप्त हुआ? तो किसानों को संगठित करने में विजय सिंह पथिक को मुख्य रूप से माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास, इन दोनों का सहयोग प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक किस क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हुए थे? यानी कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तब विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, उपरमाल क्षेत्र के लोग विजय सिंह पथिक को क्या कहकर पुकारते थे? महात्मा जी। याद होना चाहिए कि महात्मा जी, विजय सिंह पथिक को महात्मा जी किस क्षेत्र के लोग कहकर पुकारते थे? तो उपरमाल क्षेत्र के लोग कहकर पुकारते थे। कैसे भी पूछ लिया जाए, याद होगा तो आप कर सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के लोग विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे? उपरमाल क्षेत्र। ये वैसे में मैंने बना दिया है, जहाँ तक हो सकता है मैंने काफ़ी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में किस दिन और किसके तत्वावधान में पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की क्रांति का बिगुल बजाया? हरियाली अमावस्या के दिन, उपरमाल, पंच बोर्ड के तत्वावधान में। ये याद होना चाहिए आपको कि पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की क्रांति का बिगुल हरियाली अमावस्या के दिन बजाया था।
किसके तत्वावधान में, ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में। कब बनाया था? 1917 ईस्वी में, है ना। सन भी पूछ लिया जाए तो याद होना चाहिए। अगला, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल को बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारियों ने जेल में क्यों डाला? तो ठिकाने में बेगार करने से इनकार करने पर। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न आपको हो सकता है नए मिले, या फिर आपने कहीं ऐसा भी होता है ना कि हम बुक लाते हैं और डायरेक्ट उसके अंदर जितनी भी डिटेल रहती है वो पढ़ते हैं। आरबीएससी बुक बहुत सारे नहीं पढ़ पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में नए नए क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, और ये कहाँ से पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आरबीएससी बुक में से मैंने बनाने की कोशिश की है। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप पर बोझ डाला जाए, बस ये है कि एक बार आप वीडियो देख लेंगे और अगर आपको याद रहा और कभी एग्ज़ाम में वो चीज़ आ गई तो आप उसको मतलब टिक कर सकते हैं। हो सकता है आपको नंबर का फ़ायदा हो, 1-2 नंबर जितना भी हो, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, और मेहनत भी काफ़ी लगती हैं। नंबर मतलब चैप्टर के अंदर से एक एक लाइन पढ़ना, फिर क्वेश्चन बनाना, और फिर वापस से उसको टैली करना कि अच्छे से क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने, कहीं मिस्टेक तो नहीं रह गई हैं। इस तरीके से पूरा उसको वापस से चेक किया जाता है, और उसके बावजूद भी अगर ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं और शेयर नहीं कर पाते हैं या कमेंट नहीं आते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आपका जब मोटिवेशन मिलेगा तो हमें ज़्यादा वो रहेगा कि हाँ, हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो उससे क्या होगा कि हम और ज़्यादा अच्छे से बनाने की और कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल को, ये हो गया था है ना क्वेश्चन, तो इनको ठिकाने में बेगार करने से इनकार करने पर जेल में डाला था। अब नारायण जी पटेल जो थे वह गोविंद निवास गांव के थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से किस समाचार पत्र के संपादक से संपर्क किया था? प्रताप समाचार पत्र के संपादक से संपर्क किया था। किसने किया था? पथिक ने किया था। और क्यों किया था? ताकि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ला सके, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला प्रश्न है, किसने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ खोला था? यानी कि आंदोलन हो रहा था तो उसको समाचार देने के उद्देश्य से, मतलब आंदोलन से संबंधित जो समाचार था वह देने के लिए एक उस पत्र में ही एक स्थायी स्तंभ, एक स्थायी जगह दे दी गई थी। तो किसने दी थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने दी थी। अगला प्रश्न है, किसने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को मुंबई आमंत्रित किया था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने किस पर हो रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के किसानों पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसको ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने हेतु बिजोलिया भेजा? तो अपने निजी सचिव, यानी कि गांधी जी का निजी सचिव कौन थे? महादेव भाई, आपको ये याद रखना है। इन्हें ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने हेतु बिजोलिया भेजा था। नोट, गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र, यानी कि ऊपरमाल के किसानों की स्थिति के संबंध में गांधी जी ने एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? ये तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। भारत में असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन ने अपना भयंकर रूप कब लिया? 1921 ईस्वी में लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। और यह असहयोग आंदोलन था, यह बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान चला था और काफ़ी भयंकर रूप लिया गया था। इसलिए इस आंदोलन को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था उसमें किसे शामिल किया था? तो आपको ये याद होना चाहिए और सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। AGG रॉबर्ट हॉलैंड,
उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, मेवाड़ राज्य के सायर हाकिम बिहारी लाल को। अब ये तो आपको याद हो ही जाएंगे, आप करोगे ही सही, लेकिन इसके साथ में प्रश्न भी बनते हैं आपके कैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ राज्य के सायर कौन थे, तो हाँ, सायर हाकिम तो बिहारी लाल थे। मेवाड़ राज्य के दीवान कौन थे, तो प्रभाष चंद्र चटर्जी थे। मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे, विल्किसन थे। एजीजी कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड, और उनके सचिव कौन थे, तो आगलवी थे। यह सब ब्रिटिश बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान यह पदस्थ थे। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और इस समिति में इन लोगों को गठित किया गया था, है ना, कि शांत हो जाए आंदोलन। इसके लिए जो सरकार, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इस समिति का गठन किया गया था और इसमें इन सभी लोगों के नाम मतलब इन सबको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, लंबे विचार विमर्श के पश्चात बिजोलिया ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता कब हुआ। अब फिर क्या हुआ कि विचार विमर्श हुआ और समझौता करवाया गया, तो यह समझौता 11 फरवरी 1922 को हुआ। अगला प्रश्न है, किस एजीजी ने बिजोलिया किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था। तो यह जो स्वीकारा था, यह एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, है ना, इन्होंने बिजोलिया किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिजोलिया किसानों की कितनी लागतों को समाप्त किया गया। अथवा ये प्रश्न आ जाए या इससे हटके अगर पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि 11 फरवरी 1922 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने और किसान पंचायत के बीच जो हुए समझौते में कितनी लागतें समाप्त कर दी गई। ये जो मैंने अभी प्रश्न आपको बताया था ऊपर कि किसान लंबे विचार विमर्श के बाद बिजोलिया ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में 11 फरवरी 1922 को समझौता हुआ जिसमें लागतें समाप्ति की गई थी। तो वो प्रश्न मैंने आपको नीचे दिया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिजोलिया किसानों की कितनी लागतें समाप्त हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, जब यह चल रहा था तब। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, दोनों में से अगर किसी भी तरीके से प्रश्न आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। 35 लागतें समाप्त की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। 1922 में। अगला प्रश्न अब आ जाता है तृतीय चरण। द्वितीय चरण में काफ़ी प्रश्न थे, है ना। अब तृतीय चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में वह कौन सा समय था जब किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा था। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जब तीसरा चरण चल रहा था उस आंदोलन का, तब ऐसा कौन सा समय आया जब किसानों ने बड़ी तकलीफ में अपना समय गुजारा था। तो 1923 से 26 के बीच का जो समय था वह, ठीक है। अगला, बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण में 1927 ईस्वी में हुई किस पंचायत में रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा उपस्थित हुए। किसान पंचायत में तीसरे चरण में कौन उपस्थित हुए थे, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा उपस्थित हुए थे। किस पंचायत में, किसान पंचायत में। कब हुई थी, 1927 में हुई थी। इस तरीके से आपको 3 चीज़ें, किसान पंचायत याद रखना है, कौन उपस्थित हुए थे ये याद रखना है, कब हुए थे, 1927 में हुए थे, कौन सा चरण था, तीसरा चरण था, ठीक है। इस तरीके से 3-4 प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, किसने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया। तो यह थे विजय सिंह पथिक। इन्होंने कहा था कि बारानी भूमि छोड़ने तथा आपको अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखना चाहिए, लेकिन यह आंदोलन असफल रहा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने 1941 ईस्वी में किसे बिजोलिया भेजा ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके। तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजा था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ। तो यह हुआ था 1941 में, ठीक है। और इसके पहले जो हमने प्रश्न देखा था वह प्रश्न था, वैसे एक बार वापस से हम देख लेते हैं। मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने 1941 ईस्वी में किसे बिजोलिया भेजा। यानी कि जो मेवाड़ के दीवान थे, यानी कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो मेवाड़ के दीवान कौन थे, आपको एक तो ये याद रखना है कि टी विजय राघवाचार्य थे। और कब भेजा था उन्होंने, 1941 ईस्वी में भेजा था।
क्यों भेजा था? ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके। और किसे भेजा था? राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। अब मेवाड़ के जो दीवान टी विजय राघवाचार्य थे, ठीक है, तो ये है। और राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। कब? बिजोलिया आंदोलन के दौरान, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब आंदोलन समाप्त तो 1941 में हो चुका था। अब आ जाते हैं हम बेगू किसान आंदोलन, जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आता है। 1921 ईस्वी का इसका समय था। बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत अब जितने भी प्रश्न आएंगे हम वो देखने वाले हैं। तो प्रश्न है, बेगू के किसानों ने किस आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये जो किसान थे, मतलब ये कभी मेवाड़ का आ जाए ना अगर, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना, कि मेवाड़ के किसानों ने किससे प्रेरणा ली थी या किस आंदोलन से प्रेरणा ली थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा ली थी, या बिजोलिया के किसानों से प्रेरणा ली थी, कैसे भी पूछा जाए कि किन किसानों से प्रेरणा ली थी या किस आंदोलन से प्रेरणा ली थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर बेगू के किसानों ने बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन किसके विरोध में प्रारंभ हुआ था? मतलब क्यों हुआ था? तो अत्यधिक कर, लाग बाग व बेठ, बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध। ये 3-4 जो या हैं, कर हैं, लाल बाग, बेठ, बेगार व सामंती जुल्म, ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो यह जो किया गया था, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बेगू के किसान 1921 ईस्वी में किस स्थान पर एकत्रित हुए? अब आंदोलन करना था तो उसके लिए मीटिंग रखना जरूरी है, तो क्यों, कहाँ हुए थे? तो मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ कब शहीद हुए? 1923 ईस्वी में शहीद हुए थे। प्रश्न बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको ये पता रहे कि रूपाजी व कृपाजी धाकड़ बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख रूप से रहे थे और 1923 में ये शहीद हुए थे। बेगू किसान आंदोलन के समय वहाँ के ठाकुर कौन थे? तो जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन का जो समय था, तब अनूप सिंह वहाँ के ठाकुर थे। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, उसे कौन से समझौते की संज्ञा दी गई? तो यह दी गई थी बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, भरतपुर किसान आंदोलन, बेगू के अंतर्गत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर राज्य कितनी भूमि सीधे राज्य के, यानी कि भरतपुर राज्य की कितनी भूमि सीधे राज्य नियंत्रण में थी? तो 95% जो भूमि थी वह सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। अगला प्रश्न है, भरतपुर की वे 5 जातियां जो समान हैसियत रखती थी, तो भरतपुर में ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर एवं मेव कमोबेश, ये जो 5 जातियां थी यह समान हैसियत रखती थी। नेक्स्ट है, भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो यह किया गया था 1931 ईस्वी में। अगला है, भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त लागू करने पर किसमें वृद्धि हुई? भू राजस्व में वृद्धि हुई थी। क्यों हुई थी? तो भूमि बंदोबस्त लागू करने पर हुई थी। भरतपुर में बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में किसने आंदोलन शुरू किया? तो भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने किया था। ये लंबरदार से संबंधित भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्र हुए थे? तो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान कहाँ एकत्रित हुए थे? भरतपुर में एकत्रित हुए थे। कब हुए थे? 23 नवंबर 1931 ईस्वी में हुए थे। कितने किसान हुए थे? 500 किसान। अगला प्रश्न है, भोजी लंबरदार को भरतपुर राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने के कारण कब गिरफ्तार किया गया था? भोजी लंबरदार जो थे उन्हें नवंबर 1931 में गिरफ्तार किया गया, जिससे यह अब भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, तो मेन यही थे, अगर इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो क्या हुआ कि यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, भरतपुर किसान आंदोलन समाप्त होने का क्या कारण था? भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी, ठीक है। अगला मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन के संबंधित अब प्रश्न देखेंगे हम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था किसने स्थापित की? मोहम्मद हादी ने। अगला प्रश्न है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की? अलवर भरतपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस संस्था ने मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया? अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था। अगला प्रश्न है,
देखिए 3 से 4 प्रश्न बने इस संस्था से, है ना? वैसे कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, अच्छे से आप पढ़ सकें, आपको कहीं अदर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगला प्रश्न है, अलवर की मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा। चौधरी यासीन खान कहाँ के थे? गुड़गांव के थे, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में मेव किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया? चौधरी यासीन खान जो थे, इनके नेतृत्व में किसने बंद किया था? मेव किसानों ने किया था। क्या कौन सी फसल का लगान देना बंद किया था? खरीफ फसल का, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, भरतपुर किसान आंदोलन के दौरान राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में किस एक मुस्लिम सदस्य को सम्मिलित किया था? खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को। IMP क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिलग्रामी के मातहत या मातहत मतलब अधीनस्थ, बिलग्रामी के अधीनस्थ मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन कब किया गया? 1937 ईस्वी में किया गया था। किसके अधीनस्थ? बिलग्रामी के अधीनस्थ। किस संकट की जांच हेतु किया गया था? तो मेव संकट की जांच हेतु किया गया था। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, नहीं कि आप खुद प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आप खुद से 2-3 क्वेश्चन करके अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। थोड़ा सा नोट है कि इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया था। अगला प्रश्न है, अलवर किसान आंदोलन जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आता है, 1921 से 25 तक यह किसान आंदोलन चला है। इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर कहाँ पाला जाता था? रोधों में पाला जाता था। और अलवर आंदोलन जो था वो जंगली सूअरों के कारण हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अलवर रियासत में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद करने वाले कौन से पशु थे? यानी कि सूअर थे जो कि यहाँ की फसल बर्बाद कर रहे थे। अगला प्रश्न है, रियासती सरकार ने अलवर में किस पशु को मारने पर पाबंदी लगा रखी थी? तो रियासती सरकार ने अलवर में मतलब अलवर किस पशु को मारने पर पाबंदी लगा रखी थी? तो सूअर को मारने की पाबंदी लगा रखी थी, है ना? और अलवर रियासत ने लगा रखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपको करना है कि सूअर को मारने को पाबंदी लगा रखी थी, कि आप सूअर को नहीं मार सकते। अगला प्रश्न है, सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु अलवर के किसानों ने आंदोलन की शुरुआत कब की? 1921 में, क्योंकि मार नहीं सकते थे, फसल नष्ट हो रही थी, तो क्या किया जाए, तो आंदोलन करने की सोची और 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। अलवर किसान आंदोलन का क्या कारण था? सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में रियासती सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दी? अब ये जो रियासती सरकार थी, इसने फिर समझौता किया और कहा कि आप सूअर को मार सकते हो। तो अलवर किसान आंदोलन के में, है ना, किस आंदोलन में? तो अलवर किसान आंदोलन में रियासती सरकार ने समझौता किया और सूअर को मारने की इजाज़त दी। 1923 से 24 ईस्वी में किस अलवर महाराजा ने लगान की दरों को बढ़ाया था? महाराजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, महाराजा जयसिंह के द्वारा लगान की दरों में वृद्धि को लेकर लगभग 800 किसान विरोध स्वरूप कब और किस स्थान पर एकत्रित हुए? अब जयसिंह ने लगान को बढ़ाया था तो इसके लिए 800 किसान एकत्रित हुए। 14 मई 1925 को अलवर के नीमू चाणा गांव में एकत्रित हुए थे। वेरी IMP क्वेश्चन है, नीमू चाणा से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि 14 मई 1925 ईस्वी को किसके द्वारा लगान की दरों में वृद्धि को लेकर लगभग 800 किसान विरोध स्वरूप अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए थे? तो महाराजा जय सिंह के द्वारा। वैसे ऊपर से अपन देखते आ रहे हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने इसलिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं कि आप कंफ्यूज भी ना हो और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। कौन से क्वेश्चन में डेट दे दी गई हैं, किसमें कितने किसान थे, किसके द्वारा लगाया गया, किस गांव में लगाया गया, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप खुद भी एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्र हुए किसानों की सभा पर सैनिक बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, है ना? कहाँ पे? अलवर के नीमूचाणा गांव में जो एकत्रित किसान हुए थे। इस कांड को किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया?
महात्मा गांधी ने बताया था। और ये जो अभी प्रश्न हमने ऊपर देखा है कि 14 मई 1925 को जो लगान बढ़ाई गई थी, उसमें जो किसान उतरे थे विरोध स्वरूप नीमूचाणा गांव में, यहाँ पर क्या किया गया था, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसे भयानक बताया था महात्मा गांधी ने। नीमूचाणा हत्याकांड को कौन सी संज्ञा दी गई? डायरवाद, गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, नीमूचाणा हत्याकांड को डायरवाद, गहरा एवं व्यापक की संज्ञा किसने दी थी? तो यह महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न है, नीमूचाणा हत्याकांड को किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, अलवर किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1925 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन का क्या कारण था? यहाँ पर भी लागें 25 लागें थी जब आंदोलन शुरू हुआ था तब। ठीक है, ये याद रखना है। बेगार और ऊंची दरों पर लगान के कारण। बूंदी आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में हुई? लगान व बेगार के विरोध में हुई थी। नेक्स्ट है, बूंदी राज्य के किस क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी? बरड़ क्षेत्र के किसानों ने की थी, जो बिजोलिया की सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी कि बरड़ क्षेत्र किस सीमा से जुड़ा है? बिजोलिया की सीमा से। अगला प्रश्न है, बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो यह की थी अप्रैल 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नैनूराम के द्वारा। नैनूराम किस संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे? राजस्थान सेवा संघ के। अगला प्रश्न है, किस संघ ने बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वथा निंदा की? राजस्थान सेवा संघ ने। अगला प्रश्न है, बूंदी राज्य में किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में डाबी गांव में किसानों की एक सभा का आयोजन कब किया गया? 2 अप्रैल 1923 को किया गया था। किस गांव में किया गया था? डाबी गांव में किया गया था। किसने किया था? बूंदी गांव के किसानों ने किया था एक सभा का आयोजन। क्यों? क्योंकि बूंदी राज्य में किसानों पर अत्याचार हो रहे थे। अगला प्रश्न है, नानक भील और देवलाल गुर्जर किस आंदोलन में शहीद हुए थे? बूंदी किसान आंदोलन में। याद होना चाहिए आपको ये नाम। अगला प्रश्न है, नानक भील और देवलाल गुर्जर किस गांव की आयोजित सभा में शहीद हुए थे? तो डाबी गांव में जो सभा आयोजित हुई थी उसमें शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन में किसानों को किसका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ? तो राजस्थान सेवा संघ का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, बूंदी किसान आंदोलन के अंत का क्या कारण था? राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया, इस कारण से बूंदी किसान आंदोलन का अंत हुआ। बूंदी किसान आंदोलन का अंत कब हुआ? 1923 ईस्वी के अंत तक हो चुका था। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन दोबारा से किस क्षेत्र में और कब, यानी कि 23 में अंत हो गया था लेकिन दोबारा से इसे यह बरड़ क्षेत्र में चालू हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। अगला प्रश्न है, 90 गांव के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर 90 गांव के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ? कितने 90 गांव थे? कितने प्रतिनिधि? 500 प्रतिनिधि। कौन से किसान? गुर्जर मीणा किसान। कहाँ हुआ था विराट सम्मेलन? हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में कितने गांव के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ? 90 गांव। नेक्स्ट है, बूंदी किसान आंदोलन में सरकार ने किसानों की कौन सी मांगे स्वीकार की? तो आपको ये मांगे भी याद होना चाहिए, कभी पूछ ली जाए। चराई करों में कुछ छूट दी, युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया गया, आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया, और इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के मूल केंद्र कहाँ कहाँ थे? शेखावटी, तोरावटी, सांभर, सीकर और खैतड़ी ये ठिकाने थे। किसमें? जयपुर रियासत में किसान आंदोलन के जो केंद्र थे वह शेखावटी, तोरावटी, सांभर, सीकर और खैतड़ी के ठिकाने थे। अगला प्रश्न है, शेखावटी, तोरावटी, सांभर, सीकर और खैतड़ी के ठिकाने जयपुर राज्य के किस भाग में स्थित थे? राज्य के पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, जयपुर किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने में हुआ? सीकर ठिकाने में। अगला प्रश्न है,
1922 ईस्वी में सीकर के किस महाराजा के द्वारा भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि की गई? राव राजा कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है 1922 ईस्वी में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा भूमि कर में कितनी वृद्धि की गई? तो 25 से 50% की गई थी। जयपुर राज्य में सीकर आंदोलन होने का क्या कारण था? राव राजा कल्याण सिंह ने अपने वचन का पालन नहीं किया और लागों में छूट नहीं दी, इस कारण से सीकर आंदोलन हुआ। सीकर किसके सीकर पहुंचने पर किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला? तो राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है सीकर किसान आंदोलन की गूंज कहाँ पर उठी? केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। नेक्स्ट है किसने राव राजा कल्याण सिंह को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे? ब्रिटिश सरकार ने दी थी। किसे दी थी? राव राजा कल्याण सिंह को कहा था। अगला प्रश्न है राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें किसका प्रयोग किया गया था? यानी कि जो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे, तो उसमें जो सर्वेक्षण करवाया गया था उसमें छोटी जरीब का प्रयोग किया गया था। ये याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने किसके नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि की थी? किसने की थी? सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने की थी। क्या की थी? बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि की थी। किसके नाम पे की थी? इजाफा के नाम पर की थी। ये पूछा जा सकता है कि इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि किसने की थी? राव राजा कल्याण सिंह ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर कितने आना भूमि कर में वृद्धि की थी? 2 आना में की थी। वैसे मैंने प्रश्न बनाए हैं। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के दौरान कब और कहाँ जाट सभा का एक अधिवेशन आयोजित हुआ? अक्टूबर 1925 में बगड़ शेखावटी में, है ना। अगला प्रश्न नोट देख लेते हैं। ये जो सम्मेलन हुआ था, ये एक अधिवेशन जो आयोजित हुआ था बगड़ शेखावटी में, इसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए गए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के गांवों में पहुंचकर किसने कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगा न देने के लिए समझाया? जाट नेताओं ने समझाया था। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के दौरान कहाँ पहुंचे थे? शेखावटी के गांवों में। अगला प्रश्न है भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया? देशराज ने। ये कहाँ के जाट नेता थे? भरतपुर के थे। अगला प्रश्न है बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह कब और कहाँ आयोजित किया गया? 1932 ईस्वी में झुंझुनू में। अगला प्रश्न है 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर झुंझुनू में किसके तत्वावधान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था? जाट महासभा के तत्वावधान में आयोजन किया गया था। झुंझुनू में किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। कौन से पर्व पर? बसंत पंचमी के अवसर पर। ठीक है। अगला प्रश्न झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह में कितने जाट किसानों ने भाग लिया था? तो 60,000। अगला प्रश्न है जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज जाट नेता जो थे ने पलथाना में एक सभा का आयोजन कब किया? सितंबर 1933 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है किसको संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया था? जाटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशराज द्वारा पलथाना में आयोजित सभा में किस स्थान पर एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया था? यानी कि पलथाना में जो सभा आयोजित हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हमें एक महायज्ञ करना है, जो कि सीकर में करने का निर्णय लिया था। राव राजा कल्याण सिंह ने सीकर में होने वाले महायज्ञ में अध्यक्ष की सवारी के लिए क्या देने से इनकार किया था? हाथी देने से इनकार कर दिया था। यानी कि जो ये महायज्ञ करवाना था पलथाना में जो आयोजित सभा हुई थी, इसमें देशराज ने और सभा ने जो निर्णय लिया था कि सीकर में एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए, तो उसके लिए राव राजा ने अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है सीकर आंदोलन के दौरान सीकर महायज्ञ के समय जनवरी 1934 ईस्वी में किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में किस नीति की कटु आलोचना की गई थी? ठिकाने की नीति की। अगला प्रश्न है सीकर महायज्ञ के समय किसानों द्वारा की गई ठिकाने की नीति की कटु आलोचना से खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा कल्याण सिंह ने किसे गिरफ्तार किया?
तो जाट सभा के सचिव चंद्रभान को, है ना। अगला प्रश्न है, राव राजा कल्याण सिंह ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे कितने समय की जेल तथा कितने रुपए जुर्माने का दंड दिया? 6 सप्ताह की जेल, 51 रुपए का जुर्माना। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के दौरान किसके द्वारा किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में जाट महिलाओं ने, यानी कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन किसने किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें जो दुर्व्यवहार किया गया था उसमें जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें कितनी हजार स्त्रियां थी, 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया था। लेकिन ये जो दुर्व्यवहार था ये किसने किया था? यह सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में? तो जयपुर राज्य में सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया गया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा किस स्थान पर किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था? तो सोतिया के बास नामक गांव में। अगला प्रश्न है, सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में जाट महिलाओं द्वारा आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किशोरी देवी ने की थी। अगला प्रश्न है, किशोरी देवी की अध्यक्षता में जाट महिलाओं द्वारा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किशोरी देवी की अध्यक्षता में जाट महिलाओं द्वारा आयोजित सम्मेलन में कितनी स्त्रियों ने भाग लिया था? तो 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1935 ईस्वी में जयपुर राज्य के किस ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा? सीकर गांव का, है ना। अगला प्रश्न है, सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा, है ना। जिसका क्या परिणाम हुआ था? तो जाट किसानों में हिंसा भड़की और पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हुए। ये याद होना चाहिए कि कुदन ग्राम में जो भूमि लगान वसूल करने राजस्व अधिकारी पहुंचा था उसमें 4 जाट मारे गए थे, 14 किसान घायल हुए थे। शहीद कौन कौन हुए थे? चेतराम, टिकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान हुए थे। चेतराम टिकूराम कहाँ शहीद हुए थे? कुदन ग्राम में शहीद हुए थे। कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको तैयारी अच्छे से रखना है। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य में सीकर आंदोलन, किसान आंदोलन के दौरान 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने में कितने जाट किसानों की हत्या हुई? 4 जाट, 14 किसान घायल हुए। अगला प्रश्न है, चेतराम और टिकूराम किस आंदोलन में शहीद हुए थे? जयपुर किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। जयपुर राज्य में किस ठिकाने के किसान आंदोलन में चेतराम और टिकूराम शहीद हुए थे? तो सीकर ठिकाने में शहीद हुए थे। सीकर ठिकाने में जाट किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? धापी दादी। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य के सीकर ठिकाने में जाट किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि थे। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के दौरान 16 मई 1934 ईस्वी को किसके आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगाई? यानी कि जब जयपुर राज्य में किसान आंदोलन चल रहा था तब 16 मई 1934 में हनुमानपुरा ग्राम में जाट किसानों के घरों में आग जो लगाई थी उसमें हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने आग लगाई थी जिससे 33 घर जलकर राख हुए थे। याद होना चाहिए कितने घर जलकर राख हुए थे? 33 घर जलकर राख हुए थे। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के दौरान डुंडलोद के ठाकुर ने किस गांव के जाट किसानों को आतंकित किया था? जय सिंहपुरा। अगला प्रश्न है, डुंडलोद के ठाकुर के भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों, ये जो अपनों ने अभी ऊपर पढ़ा है कि डुंडलोद के ठाकुर जो थे उन्होंने आतंकित किया था जयसिंहपुरा गांव के, और इन्हीं के जो भाई थे, है ना, डुंडलोद के ठाकुर के भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ मिलकर लाठियों व तलवारों के साथ वार कर किन किसानों को घायल किया था? जाट किसानों को। अगला प्रश्न है, जयसिंह जयपुर राज्य में शेखावटी किसान आंदोलन के समय शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से कब और किसको मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्ति कराए? 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को दिया गया था जाट व किसान पंचायत की तरफ से एक मांग पत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य में शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के नाजिम ने अपनी रिपोर्ट किसको प्रेषित की जिसमें किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया? राज्य सरकार। अगला प्रश्न है,
शेखावटी व सीकर ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो 1936 में। अगला प्रश्न है, जयपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत सीकर व शेखावटी क्षेत्र के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत हुआ था मार्च 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जयपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत सीकर व शेखावटी क्षेत्र के किसान संघर्ष का अंत किसके नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ? हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है, सीकर व शेखावटी क्षेत्र के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत कब हुआ? तो जयपुर। कहाँ हुआ था? जयपुर में। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य के गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था किसने की थी? तो यह की थी राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने। अगला प्रश्न है, राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने किस क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की थी? गैर खालसा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। किस आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डिडवाना और सांभर परगनों तथा शेखावटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर पड़ा? जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का। अगला प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मई 1938 में। अगला प्रश्न है, मारवाड़ किसान आंदोलन में किसानों की मांगों का समर्थन व सरकार की कटु आलोचना किस परिषद ने की थी? मारवाड़ लोक परिषद ने। अगला प्रश्न है, किसने मारवाड़ किसान आंदोलन के लिए मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया? जागीरदारों ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ किसान आंदोलन के समय में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय कब लिया? 28 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने किस गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया? चंद्रावल गांव में। नेक्स्ट है, किसने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने से रोकने हेतु अपने आदमी भेजे? चंद्रावल के ठाकुर ने। नेक्स्ट है, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने से रोकने हेतु चंद्रावल के ठाकुर द्वारा भेजे गए आदमियों ने परिषद के कार्यकर्ताओं पर हथियारों से प्रहार किया, जिससे कितने व्यक्तियों को चोटें आई? 25 व्यक्तियों को चोटें आई थी। नोट ही सोजत के मीठालाल और विजय शंकर कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम चंद्रावल की रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए थे। और कहाँ किसमें घायल हुए थे? यह मतलब जो शासन दिवस मनाना था उस मनाने से रोकने हेतु जो उसमें मतलब जो प्रहार किए गए उससे उन्हें चोटें आई थी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान डाबड़ा डिडवाना परगना के अंतर्गत आता है। गांव की किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन 13 मार्च 1947 को बुलाया गया। डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा गांव में होने वाले किसान सम्मेलन में भाग लेने वाले मारवाड़ लोक परिषद के नेता डाबड़ा गांव में किसके निवास स्थान पर ठहरे थे? तो यह ठहरे थे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के। अगला प्रश्न है, डाबड़ा गांव में किसान सम्मेलन को न होने देने की तैयारी पहले से किसने कर ली थी? जागीरदारों ने कर ली थी। अगला प्रश्न है, अब ये जो तैयारी की थी इसका अपन नोट देख लेते हैं। जैसे ही मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता मोतीलाल के घर पर पहुंचे, जागीरदारों ने हथियारों से धावा बोला, नेताओं की पिटाई की, मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता भाई को मारा, उनकी पत्नी के मुख को भी विरूप कर दिया। इस तरह डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई है ना। अगला प्रश्न है, डाबड़ा कांड का संबंध किस स्थान से था? तो यह था डिडवाना परगना से। बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। बीकानेर किसान आंदोलन के समय बीकानेर राज्य में कुल कितने गांव थे? 2917। अगला प्रश्न है, बीकानेर किसान आंदोलन के समय 2917 गांवों में से कितने गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे? 1393। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर किस आंदोलन का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था? सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट किसानों का। अगला प्रश्न है, बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने कहां पर आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? झुंझुनू। अगला प्रश्न है, बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने सीकर में कब से कब तक विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया? 20 से 29 जनवरी 1934 में तक, है ना।
अगला प्रश्न है बीकानेर आंदोलन के समय बीकानेर राज्य की जागीर क्षेत्र में कितनी लागें विद्यमान थी? 37 लागें। अगला प्रश्न है बीकानेर राज्य में किसानों से बेगार कौन लेता था? तो यहाँ के जागीरदार लेते थे। अगला प्रश्न है बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान 1933 ईस्वी में उदरासर के किसान ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई? लाल बाग के विरुद्ध आवाज उठाई थी। कब उठाई थी? 1937 में। अगला प्रश्न है 1937 ईस्वी में उदरासर के किस किसान नेता के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी किंतु इसका कोई परिणाम न निकला? जीवन चौधरी। अगला प्रश्न है किस राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दुधवा खारा गांव जो चूरू के पास स्थित है कि आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है? बीकानेर राज्य। अगला प्रश्न है दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर रियासत से। आईएमपी क्वेश्चन है दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हनुमान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है बीकानेर किसान आंदोलन के समय किसान नेता हनुमान सिंह भादरा में किस महाराजा से मिले थे? शार्दुल सिंह से मिले थे। शार्दुल सिंह से जैसे ही मिले वैसे ही उनके साथियों के साथ वो महाराजा से मिलने कहाँ पहुंचे? माउंट आबू। ये भी आपको याद रखना है। जब हनुमान सिंह माउंट आबू से लौट रहे थे तब कहाँ पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था? रतनगढ़ में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अगला प्रश्न है किसान नेता हनुमान सिंह को रतनगढ़ में पुलिस द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? जून 1945 में। नेक्स्ट है किसान नेता हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 5 वर्ष का कारावास दिया गया। अगला प्रश्न है हनुमान सिंह ने जेल में कौन सी हड़ताल की थी? तो भूख हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य खराब जैसे भूख हड़ताल की तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वास्थ्य खराब होगा। तो स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो हनुमान सिंह को जेल से 10 अगस्त 1945 को मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है किसान नेता हनुमान सिंह को शांत करने के लिए महाराजा ने कितनी जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, यानी कि लालच दिया कि हम तुम्हें गंगानगर क्षेत्र में जमीन देंगे, परंतु इसे स्वीकार नहीं किया। 100 मुरबा जमीन देने का उन्होंने प्रलोभन दिया था। अगला प्रश्न है 10 अगस्त 1945 ईस्वी को जेल से मुक्त होने के बाद हनुमान सिंह ने और कितनी बार जेल की यात्रा की? तो 2 बार और वे जेल जा चुके थे। अगला प्रश्न है बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने पर हनुमान सिंह को पुनः जेल से कब मुक्त किया गया? 4 जनवरी 1948 को। बीकानेर किसान आंदोलन के समय कब से कब तक प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया था? 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है बीकानेर किसान आंदोलन के समय किस परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया? प्रजा परिषद ने किया था रायसिंह नगर में। अगला प्रश्न है रायसिंह नगर की राजनीतिक सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया जिससे वहां की उग्र भीड़ ने किस विश्राम गृह को घेरा था? राजकीय विश्राम गृह को। नेक्स्ट है रायसिंह नगर की राजनीतिक सभा में उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई जिसके परिणाम स्वरूप कौन मारा गया था? तो बीरबल सिंह मारा गया था। किस परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की? अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से की थी। किस किस ने की थी? हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल गोयल ने। अगला प्रश्न है बीकानेर किसान आंदोलन के समय हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट कौन थे जिसने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया था? हरदत्त सिंह चौधरी। अगला प्रश्न है सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात हरदत्त सिंह चौधरी ने कौन सी सदस्यता स्वीकार की थी? प्रजा परिषद। अगला प्रश्न है बीकानेर किसान आंदोलन के समय गोगामेड़ी गांव में एक किसान सभा का आयोजन किया गया जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। तो यह जो किसान सभा का आयोजन था यह कब किया गया था? 3 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न है बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में भी कहाँ के जागीरदारों ने किसान से पूरा लगान वसूल करना चाहा? कांगड़ गांव। अगला प्रश्न है कांगड़ किसान आंदोलन कब हुआ? यहाँ कांगड़ा भी आ सकता है, कांगड़, दोनों में से कंफ्यूज मत होना। 1946। अगला प्रश्न है कांगड़ कांड किस आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित। बीकानेर किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1948 में। अगला प्रश्न है बीकानेर के किसानों का संघर्ष किस मंडल का गठन होने के बाद समाप्त हुआ? मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है
बीकानेर के किसान आंदोलन में किसने लाल बाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया था? कुंभाराम आर्य ने। अगला प्रश्न है किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? कुंभाराम आर्य ने लिखी थी। ये 217 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन बड़े बने हैं लेकिन बनाना ज़रूरी थे क्योंकि आप भी समय दे रहे हैं और वीडियो को देखने के लिए जो समय दे रहे हैं उसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका समय वेस्ट जाए या कहीं और अच्छे से आपको पढ़ने को मिले। तो उसके लिए जब आप इतना समय दे रहे हैं वीडियो के लिए, 1 घंटा अगर आप दे रहे हैं तो 1 घंटे में मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 217 क्वेश्चन मायने रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कुछ कमी लगे तब भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।